ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज प्रथम पुष्प पिरोने आए हैं। जी हाँ देवियों और सज्जनों, आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने जा रहा हूँ जो बहुआयामी है, अष्टपेलू है और इंद्रधनुषी व्यक्तिमत्व का धनी है। मोतियों की नगरी हैदराबाद का ये अनमोल मोती, इनके नाम के अंदर ही मोती देख सकते हैं। अगर रमेश का आर लेवे तो रूबी हो जाता है और पी का परतानी का पी लेवे तो पल्स हो सकता है। इसलिए ऐसे अनमोल मोती का मनोरंजन मंडल की इस 44वीं व्याख्यानमाला में कुशल परवरिश के विषय को लेकर के आज हमारी इस व्याख्यानमाला में आप शुभारंभ करने के लिए उपस्थित है श्री रमेश जी परतानी। आप फिजिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है, टेक्निकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करने वाली एक प्रमुख पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। पिछले 2 दशकों से आप बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट प्रमोशन को बढ़ाने के लिए आप भारतीय आध्यात्मिकता और पाश्चात्य विज्ञान को संयुक्त रूप से एकत्र करके सरल भाषा में उसका उपयोग बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए करते हैं। आप बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हैं। महेश फाउंडेशन के आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को सपोर्ट करना, कैंसर केयर सेंटर को चलाना इत्यादि कार्य करने के साथ ही आप SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट मुंबई के सहयोग से बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लेते हैं। आप अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के प्रोफेशनल सेल के कन्वेनर हैं। आपके तकरीबन 50 से ज़्यादा विषयों पर अलग अलग कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हज़ारों वर्कशॉप आपने लिए हैं। आपके वर्कशॉप को सभी लोग पसंद करते हैं, कारण कि वो आपके मोटिवेशनल से प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदलते हैं। आपने 50,000 से ज़्यादा अलग अलग पेशेंट्स, प्रोफेशनल और टीचर्स को ट्रेन किया है। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में जैसे इंडियन एयरलाइंस, मलेशिया एयरलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, आदित्य बिरला ग्रुप, गैलेक्सो, सीमेंस, फाइजर फार्मास्यूटिकल्स, MRF टायर, अशोक लीलैंड, वेदांता ग्रुप, टाटा ग्रुप इत्यादि में आपको बार बार आमंत्रित किया जाता है। आपको विविध फोरम जैसे कि फिकी, CII, आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मलेशियन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी और लायंस जैसी कॉन्फ्रेंस में भी बड़े आदर के साथ में बुलाया जाता है। आप कौशल्या ग्लोबल चेन ऑफ स्कूल के संस्थापक हैं। साथ ही भीलवाड़ा स्थित संगम विश्वविद्यालय के सलाहकार मंडल के सदस्य भी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक एवं प्रबंधन प्रशिक्षक के रूप में विश्वविख्यात हैं। आपकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता और याददाश्त श्रोताओं को विस्मित कर देती है। आपके द्वारा लिखित पुस्तक द कंप्लीट सीक्रेट का प्रकाशन भी हुआ है, जो कि व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं है, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं हैं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं हैं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्योंकि आपके भाषण में केवल शब्द नहीं भावना बोलती है। आपके चिंतन में बुद्धि नहीं चेतना बोलती है। हृदय से निकलने वाली आवाज़ ही छूती है हृदय को। आपके शब्दों में केवल शास्त्र ही नहीं साधना भी बोलती है। मैं आज हमारे बीच में कुशल परवरिश विषय के व्याख्यान के लिए बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में आपके बीच में आमंत्रित करता हूं श्री रमेश जी परतानी। धन्यवाद। सर्वच मान्यवरांना विनंती की कृपया आपण समोर स्थानापन्न व्हावं। रसिक प्रेक्षकांच्यासाठी एक सूचना, आज उद्घाटनाचा कार्यक्रम असल्यामुळं थोडं 5-10 मिनटं आपण उशिरा चालतो आहे। उद्यापासून जर आपण बरोबर 9:30 वाजता उपस्थित राहिलात तर आपल्याला बरोबर 9:30 वाजता उद्याचं पुष्प गुंफता येईल। व्याख्यानमाला एकूणच 9:30 वाजता बरोबर सुरू करता येईल। आता आपल्यासमोर मान्य श्री रमेश परतानीजी। आप लोग सोते कितने बजे हो? क्योंकि मुझे शुरुआत में 10:15 बज रहे हैं, तो ख़त्म करते करते क्या बजेगा मुझे पता नहीं है। हृदय से वंदन, अभिनंदन। अगर आपको समय की चिंता नहीं है तो थोड़ा सा ढंग से शुरू करें।
चलिए एक प्रार्थना से शुरू करते हैं, वरना मैं उसको अवॉइड करने वाला था समय की सीमा देखते हुए, पर करते हैं। प्रार्थना से शुरू करेंगे। आपको आंखें बंद करनी है 30 सेकंड के लिए, गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग मिलकर साथ में 3 बार। उसके बाद मैं एक वैदिक प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे उस प्रार्थना को रिपीट करोगे और उसके बाद विषय का आरंभ करेंगे। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण सब लोग साथ मिलकर करेंगे 3 बार। आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस वैदिक प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। ये प्रार्थना जो मैंने की, हम सब ने साथ मिलकर की। हमारी संस्कृति में आप जीवन में कोई नई बात सीखने जाते हो, कोई नया ज्ञान अर्जित करने जाते हो, तो नई बात सीखने से पहले ये प्रार्थना, ये संकल्प किया जाता है। और इसके बहुत गहरे कारण हैं कि क्यों नई बात सीखने से पहले ये संकल्प, ये प्रार्थना आवश्यक है। हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया। ओम के 100 से भी अधिक अर्थ हैं। एक पूरा उपनिषद ऋषियों ने लिखा है, मांडव्यूक उपनिषद, केवल इस एक मंत्र को समझाने के लिए, ओम के मंत्र को समझाने के लिए। 2-3 अर्थ आपको बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। केवल यही देश एक ऐसा है, केवल यही संस्कृति एक ऐसी है जहां केवल बनाने वाले को ईश्वर नहीं माना है, चलाने वाले को ईश्वर नहीं माना है, मिटाने वाले को भी ईश्वर माना है। सर्जन से लेकर विसर्जन तक की सारी क्रियाएं इस देश के मनुष्यों ने ईश्वर की क्रियाएं मानी हैं, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक सर्जन नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी क्रियाएं हमने ईश्वर की क्रियाएं मानी हैं। ओम के एक शब्द में आ, उ, ये 3 स्वर हैं। आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, से महेश। सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए तो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती बना दी, बुद्धि की देवी। चलाने के लिए धन चाहिए तो लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी बना दिया। विसर्जन के लिए शक्ति चाहिए तो शक्ति काली दुर्गा को शिव जी की पत्नी बना दिया। मुंह खोलते हो तो आ की ध्वनि निकलती है, मुंह बंद करते हो तो का स्वर निकलता है। तो मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितने स्वर आप निकाल सकते हो वो सारे स्वर इस एक मंत्र में ओम में है। आदि स्वर कहा ऋषियों ने मंत्र को, इस मंत्र को, ओम को, कि ईश्वर की ऊर्जा, एनर्जी जब पृथ्वी के पदार्थ में, ब्रह्मांड के पदार्थ में परिवर्तित हुई तो एनर्जी और मैटर के बीच का पुल ये ओम का स्वर है। एनर्जी से मैटर का कन्वर्शन ओम की ध्वनि के द्वारा हुआ। ये कुछ अर्थ हैं ओम के जो हमने साथ मिलकर 3 बार चैंटिंग की। फिर हमने वैदिक प्रार्थना की, असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो।
क्यों कहा ऋषियों ने कि यह संकल्प आवश्यक है नई बात सीखने से पहले? इसलिए कहा क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है जिसमें हम रहते हैं, ये वास्तव में असत्य है। हम इस असत्य को सत्य समझने की भूल करते हैं और सत्य को मिस कर देते हैं, सत्य को देख नहीं पाते। मैं 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। आप बाहर जाइए, पृथ्वी को देखिए, सपाट नजर आएगी, फ्लैट नजर आएगी। 300, 350 साल पहले तक वैज्ञानिक भी समझते थे, साइंटिस्ट भी समझते थे कि पृथ्वी फ्लैट है। और ज्योग्राफी के लिए हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में, तेलुगु, तमिल, किसी भी भारतीय भाषा में, बंगाली, गुजराती, किसी भी भाषा में ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। हजारों वर्ष पहले इस देश के मनुष्यों को पता था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट का नाम हमने दिया भूगोल। पर दिखती गोल नहीं है, दिखती फ्लैट है, लगता है कि फ्लैट है। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना। हम सूर्य को पूर्व से उगता हुआ देखते हैं सुबह, संध्या को सांझ में जाकर पश्चिम में ढल जाता है। और सत्य यह है कि सूर्य न उगता है न ढलता है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पर हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देती पूर्व से पश्चिम की ओर। हम सूर्य को घूमता हुआ देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। यह ब्लू कर्टन है, नीले रंग का कर्टन है। लगता है आपको कि नीला है, आप जिस सीट पर बैठे हैं जो भी रंग आपको दिखता है, सत्य यह है कि ब्लू एक ही रंग है सफेद रंग के 7 रंगों में जो ये कर्टन एक्सेप्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। बाकी 6 रंग इस कर्टन में रहते हैं, इस पर्दे में रहते हैं। हमें वो 6 रंग दिखाई नहीं देते जो इस पर्दे का हिस्सा है। हमें एक रंग ब्लू दिखाई देता है जो इस पर्दे ने स्वीकार ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना, सत्य को नहीं देख पाना। इसलिए ऋषियों ने कहा कि नया ज्ञान सीखने जाओ तो पहले कल्पना करो, पहले संकल्प करो, असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर ये ज्ञान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। दूसरी पंक्ति इससे भी गहरी, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ है अंधकार और ज्योति से अर्थ है प्रकाश, कि हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। अंधकार प्रतीक है अज्ञान का और प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। तो वास्तविक प्रार्थना है कि ईश्वर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि यह संकल्प आवश्यक है नई बात सीखने से पहले? इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य में एक बीमारी है, पढ़े लिखे मनुष्यों में यह बीमारी अधिक है। इस बीमारी को ऋषियों ने कहा, इसका नाम दिया आई नो। मैं सब जानता हूं, मुझे नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता, हम सर्वज्ञ हैं। ये अहंकार हो हम में, हमारे छोटे से सीमित ज्ञान का, कि हम सब कुछ जानते हैं, तो नया ज्ञान आप में से गुजर ही नहीं सकता, आप पे नए ज्ञान की कृपा ही नहीं हो सकती। नया ज्ञान आपको भिगो सके, आप सीख सको, इसके लिए पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम समझें कि कुछ है जो हम जानते हैं और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने अज्ञान से परिचित होना ज्ञान पाने की दिशा में पहली सीढ़ी है। इसलिए ऋषियों ने कहा नई बात सीखने जाओ तो पहले संकल्प करो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तीसरी पंक्ति इन दोनों से गहरी, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब इस पंक्ति का अर्थ नहीं समझाऊंगा मैं, ये समझाने जाऊंगा तो ये घंटा 1.5 घंटा जो समय मुझे मिला ये सिर्फ प्रार्थना करने में ही निकल जाएगा, पेरेंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको छोड़ देते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति, सारे विश्व में शांति हो, ये हमने प्रार्थना की इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले। सुजान पालकत्व, ये मराठी में टाइटल ऑर्गेनाइजर्स ने दिया आज के इस लेक्चर का। अंग्रेजी में बोलेंगे तो इफेक्टिव पेरेंटिंग, हिंदी में बोलेंगे तो समझदार अभिभावक की जिम्मेदारी। पेरेंटिंग इस संसार का, इस विश्व का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पेरेंटिंग इस संसार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य के जीवन की सही पेरेंटिंग है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि इस विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप विश्व में देखते हो, उन सब के पीछे केवल एक कारण है, रॉन्ग पेरेंटिंग।
जितनी भी समस्याएं हैं विश्व में, उसका एक ही कारण है, रॉन्ग पेरेंटिंग। ये एक कारण ठीक हो जाए तो सारे विश्व की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी समस्याएं। कोई किसी को मर्डर करता है तो क्यों करता है? क्योंकि माता पिता ने सिखाया नहीं है उसको कि जीवन का सम्मान होना चाहिए। कोई किसी को रेप करता है तो क्यों करता है? उसे पता नहीं है कि स्त्री का दर्जा क्या है, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। माता पिता ने सिखाया नहीं है। कोई किसी को धोखा देता है, माता पिता ने सिखाया नहीं है कि ईमानदारी का क्या महत्व है। जितनी भी समस्याएं आप संसार में देखते हो, उन सब के पीछे केवल एक कारण है, रॉन्ग पेरेंटिंग। इतना महत्वपूर्ण विषय है और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। हम क्या पढ़ाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में? स्पेसिफिक ग्रेविटी, एटॉमिक वेट, सरफेस टेंशन, जो जिंदगी भर आप यूज नहीं करोगे स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद। हम ये नहीं पढ़ाते कि पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए। हम ये नहीं पढ़ाते कि भावनाओं पे नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। हम ये नहीं पढ़ाते कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। हम ये नहीं पढ़ाते कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए। हम ये नहीं पढ़ाते कि अच्छा पेरेंट कैसे बनना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और कहीं पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए यह रहस्य है। एक और कारण है कि क्यों यह रहस्य है। जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है, जिस दिन एक शिशु जन्म लेता है, उसी दिन एक मां का भी जन्म होता है। क्योंकि यह स्त्री मां नहीं है जब तक यह बच्चा पैदा नहीं हुआ है। जिस क्षण यह बच्चा पैदा हुआ है, यह शिशु जन्मा है, उसी क्षण यह स्त्री मां बनी है। और इसलिए इस मां की उम्र मां के रूप में एक क्षण की ही है। जब बच्चे की उम्र एक क्षण की है, वो बच्चे के साथ ही बड़ी हो रही है पेरेंट के रूप में। और इसलिए उसको पता नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ मुझे करना क्या है। तो दो बातें अब तक मैंने कही। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन की जिम्मेदारी है पेरेंटिंग, और सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य के जीवन का है पेरेंटिंग। मैंने लॉस एंजलिस से लेकर टोक्यो तक कम से कम 5-7 लाख पेरेंट्स को एड्रेस किया है, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग सभागारों में। और मेरा पहला प्रश्न पेरेंट्स से यही होता है हर मीटिंग में। ये मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। तो मेरा पहला प्रश्न पेरेंट्स से ये होता है हर मीटिंग में कि आपकी समझ में जो भी आप समझते हो उसके हिसाब से एज ए पेरेंट, एक अभिभावक के रूप में, एक पालक के रूप में, आपकी अपने बच्चे के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पालक की क्या है? मुझे 5-7 लाख पेरेंट्स में से आज तक एक भी पेरेंट ने सही उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। अधिकतर जो उत्तर आते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं अच्छा इंसान बनाना बच्चे को, कुछ पेरेंट्स कहते हैं अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे संस्कार देना, कुछ पेरेंट्स कहते हैं उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें देना, कुछ पेरेंट्स जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं वो तो कहते हैं आपके स्कूल में डाल दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरी क्या जिम्मेदारी? ज़रूरत की सारी चीज़ें दे देना, अच्छे स्कूल में डाल देना, अच्छी पढ़ाई करवा देना, कमाने लायक बना देना, ये सब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। पर इनमें से एक भी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पालक की अपने बच्चे के प्रति है अपने बच्चे को जीनियस बनाना। क्योंकि हर पालक अपने बच्चे को जीनियस बना सकता है और हर बच्चे को जीनियस बना सकता है। और क्योंकि पालक को पता नहीं है कि ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी बात उसको पता नहीं है कि ये कैसे जिम्मेदारी पूरी करनी है, इसलिए इतने कम जीनियस हैं इस विश्व में। हर बच्चा जीनियस बन सकता है और हर पालक उसको जीनियस बना सकता है। केवल उसको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को जीनियस बनाने के लिए मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हर मां चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करूं, और उस बेचारी को पता नहीं है कि उसको अपने बच्चे के लिए क्या करना है। वरना इस विश्व की हर मां अपने बच्चे को, हर बच्चे को जीनियस बना देती।
इतना महत्वपूर्ण विषय और पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी। अब जीनियस शब्द से क्या समझते हैं आप? मैं जनरली जीनियस शब्द का परिभाषा इसकी पूछता हूं तो लोग कहते हैं कि जीनियस मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हो तो जीनियस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट की परिभाषा इसको समझने के लिए पहले ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस क्या होती है ये समझना चाहिए। तो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस को मापने का एक मनोविज्ञान में एक यूनिट है आईक्यू। तो इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू, एवरेज आईक्यू क्या होती है? पेरेंट्स को तो पता नहीं होता है, मुझे आश्चर्य इस बात पे होता है कि स्कूल्स को भी पता नहीं होता है। एवरेज आईक्यू होती है 100, और 100 क्यों होती है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। 50 से 70 के बीच में आईक्यू होगी, 50 to 70, तो ये ब्रेन इंजर्ड बच्चे हैं। ब्रेन इंजुरीज 94 टाइप्स की ब्रेन इंजुरीज है, जिसको आप स्पास्टिक चाइल्ड कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ADHD कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, सेरेब्रल प्लासी कहते हैं। अलग अलग प्रकार के मेडिकल लेबल्स हैं 94 टाइप के। 70 से 90 आईक्यू होगी तो ये लर्निंग डिफिकल्टीज वाला बच्चा है। तारे ज़मीन पर अगर आपने देखा है तो डिसलेक्सिया है उस बच्चे को, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलाई है, डिसग्राफिया है, इस प्रकार के लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। ये 70 to 90 है। 100 होगा तो एवरेज है। 120 125 आईक्यू होगी तो ये बच्चा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आएगा। 140 आईक्यू होगी, ये बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, रैंक स्टूडेंट होगा, मेरिट स्टूडेंट होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा। 150 से 200 के बीच में आईक्यू होगी, ये बच्चा जीनियस होगा। और हर बच्चे की आईक्यू को 150 से 200 के बीच में पहुंचाया जा सकता है, यदि मां को पता हो कि उसको अपने बच्चे के साथ क्या करना है। पर यहीं पे बात खत्म नहीं होती। ये तो मनोविज्ञान की धारणा है कि 140-50 के बीच में आ जाए, 50 के ऊपर हो जाए तो ये जीनियस है। भारतीय मनीषियों ने केवल ये काफी नहीं समझा है। हमारे यहाँ के ऋषियों ने तो ये कहा है कि केवल बहुत बुद्धिमान होगा बच्चा, हाईली इंटेलिजेंट बच्चा होगा, 140-150 आईक्यू का बच्चा होगा तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठकर अपने अंडरवर्ल्ड के धंधे यहाँ चलाता है रिमोट कंट्रोल से। हम तो अपने धंधे में बैठ के भी अपना धंधा नहीं संभाल सकते ठीक से। इल्लीगल धंधा रिमोट कंट्रोल से वहां से चलाना तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत खतरनाक है। हमारे साउथ में एक साहब हुआ करते थे, वीरप्पन नाम था उनका। 3 स्टेट्स की पुलिस भाग रही थी उनके पीछे, जिंदगी भर भगाते रहे वो। बहुत इंटेलिजेंट थे। हिटलर बहुत इंटेलिजेंट था, 60 लाख यहूदी मारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हर क्रिमिनल जो क्राइम करके बच जाता है वो पुलिस से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंस कैन बी वेरी डेंजरस। हमारे ऋषियों ने कहा कि जीनियस केवल इंटेलिजेंस नहीं है, आईक्यू तो जरूरी है, हाई आईक्यू जरूरी है जीनियस के लिए, पर उसके साथ में हाई ईक्यू होना चाहिए, हाई इमोशनल कोशेंट होना चाहिए, और उसके साथ में हाई एसक्यू होना चाहिए, हाई स्पिरिचुअल कोशेंट होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जीनियस है। हाईएस्ट पॉसिबल आईक्यू प्लस हाईएस्ट पॉसिबल इमोशनल कोशेंट प्लस हाईएस्ट पॉसिबल स्पिरिचुअल कोशेंट, ये कॉम्बिनेशन जीनियस है। ये भारत की धारणा है। आईक्यू ब्रेन से संबंधित है, दिमाग से रिलेटेड है। ईक्यू और एसक्यू ये माइंड से रिलेटेड है, मन से संबंध है इसका। अभी आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ब्रेन और माइंड में क्या रिलेशनशिप है। ये दो अलग अलग चीजें थोड़ी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है जो आपके सिर में है, माइंड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये आपके हर सेल में है। तो ब्रेन और माइंड की रिलेशनशिप वैसी ही है जैसी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलेशनशिप होती है। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है।
ये प्रोग्राम ऑफ लिविंग लाइफ है। इंटेलिजेंस और टैलेंट ये ब्रेन का फंक्शन है। प्रोग्राम ऑफ लिविंग लाइफ वाइजली, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये माइंड का फंक्शन है। तो ये ब्रेन माइंड कॉम्बिनेशन ये जीनियस बनाता है। ये भारत की धारणा है। कैसे हो सकता है? मैं एक रफली मैप आपको दे दूंगा। आईक्यू की अगर हम पहले बात करें, ब्रेन की पहले बात करें, तो 2 स्टेप्स हैं आईक्यू को सबसे ज्यादा बनाने के लिए। पहला स्टेप ये समझना कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने दिया क्या है, इसकी प्रतिभा क्या है। ईश्वर के पास कोई जेरोक्स मशीन नहीं है। उसने आज तक 2 इंसान एक जैसे नहीं बनाए, 2 बच्चे एक जैसे पैदा नहीं किए। हर बच्चा अलग विशेष प्रतिभा लेकर पैदा होता है। तो पहला स्टेप यह है कि यह समझना कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने क्या प्रतिभा दी है, व्हाट इज हिज टैलेंट। और दूसरा स्टेप यह है कि यह समझने के बाद उसके टैलेंट को अधिकाधिक बढ़ाना। यह टोटल प्रोजेक्ट 16 साल का है। 9 महीने प्रेगनेंसी के, उसके बाद 15 साल ब्रेन डेवलपमेंट के। तो ये 16 साल का प्रोजेक्ट है पेरेंटिंग, जिसमें आप अपने बच्चे को अधिकतम इंटेलिजेंट बना सकते हो इन 2 स्टेप्स के द्वारा। तो कैसे समझोगे कि मेरे बच्चे में टैलेंट क्या है? ऋषियों के पास तो टेक्नोलॉजी थी। अर्जुन गए, पांडव गए द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए, तो उन्होंने टेस्ट लिया। पहले एक छोटा सा यंत्र टांग दिया पक्षी के जैसा वृक्ष के ऊपर, धनुष्बाण दे दिया हाथ में और कहा निशाना लगाओ। और जैसे ही एक राजकुमार ने निशाना साधा, द्रोणाचार्य ने रोका उसको और बोला क्या क्या दिखता है तुमको वहाँ पर? उस शिष्य ने कहा वृक्ष दिखता है, पत्ते दिखते हैं, पीछे आसमान दिखता है, पक्षी दिखता है। द्रोणाचार्य ने कहा रख दो धनुष्बाण। दूसरे ने उठाया, उसको पूछा, उसने भी यही बोला फल फूल दिखते हैं, वृक्ष दिखता है, आसमान दिखता है, रख दो। अर्जुन ने उठाया धनुष्बाण, लक्ष्य पे निशाना साधा और गुरु ने पूछा क्या दिखता है? उसने कहा केवल आंख दिखती है, और कुछ दिखता है? और कुछ नहीं दिखता। उस दिन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया अपना शिष्य कि तुमको मैं दुनिया का, इस विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। क्यों? कि जो कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए अच्छे धनुर्धर के लिए, वो अर्जुन में था। उसमें वो टैलेंट था, वो गुण था। फिर उसका विकास द्रोणाचार्य ने किया। तो टैलेंट को पहचानने की उनके पास क्षमता थी। हमारे यहाँ साउथ में दादा दादी नाना नानी एक छोटा मोटा टेस्ट करते हैं। बच्चा सब साल 1.5 साल का 2 साल का जब हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है, तो उसको आंगन में बीच में छोड़ देते हैं। पहले घरों में आंगन हुआ करते थे, अब तो आंगन में नहीं है घरों में। तो बीच में छोड़ देते हैं आंगन में। एक किनारे पे खिलौने रख देते हैं, एक किनारे पे किताब और पेन पेंसिल रख देते हैं, एक किनारे पे पैसे रख देते हैं, एक किनारे पे कुछ हथियार रख देते हैं, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर वगैरह। और फिर बच्चे को बीच में छोड़ देते हैं और देखते हैं कि ये किधर जा रहा है। अगर वो बच्चा पैसों की तरफ जाता है तो दादा दादी बोलते हैं ये लालची है, बिजनेसमैन बनेगा। खिलौनों की तरफ जा रहा है तो ये खिलाड़ी बनेगा। किताबों की तरफ जा रहा है तो ये पढ़ाकू बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। और अगर हथियारों की तरफ जा रहा है तो ये टेक्नीशियन बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसकी टेक्नोलॉजी में इसकी रुचि है। ये उनका रफ टेस्ट था, एप्टीट्यूड टेस्ट आज के ज़माने का जिसको बोलते हैं, वो रफ टेस्ट करते थे। अब साइंस में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप अपने बच्चे का सही टैलेंट बिल्कुल सही मात्रा में समझ सकते हो। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको इसकी रिपोर्ट तो समझा दूंगा, पहले उसके पहले आपको 2-4 मिनट में इस टेक्नोलॉजी का पूरा साइंस समझा देता हूँ। यदि आप ब्रेन का पिक्चर देखो, मनुष्य के ब्रेन का, मस्तिष्क का, तो बीच में एक लाइन दिखेगी और 2 हिस्से दिखेंगे ब्रेन में, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। सामने से पीछे तक दोनों साइड में 5 अलग अलग पोर्शंस हैं। यहाँ जो है इसको प्रीफ्रंटल ब्रेन बोलते हैं। ये लेफ्ट ब्रेन प्रीफ्रंटल, ये राइट ब्रेन प्रीफ्रंटल। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल, सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ पेराइटल ब्रेन्स, दोनों कानों के बीच में टेम्परल ब्रेन्स और दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल ब्रेन्स। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है।
5 पोर्शंस ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन में, 5 पोर्शंस राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे। और राइट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड हैं। 1 2 3 4 5। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। एनर्जी यहाँ क्रॉस होती है तीसरी आंख पे, इसलिए हम बिंदी लगाते हैं यहाँ पर। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि बिंदी या तो चंदन की होनी चाहिए जो कूलिंग एजेंट है, या कुमकुम की होनी चाहिए जो हल्दी से बनता है, जो एंटीसेप्टिक है। पर अभी टीवी सीरियल देख देख के हम सांप भी लगा रहे हैं, बिच्छू भी लगा रहे हैं, छुछुंदर भी लगा रहे हैं। दुनिया के 700 करोड़ इंसानों में जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, वो सब की सब प्रतिभा ब्रेन के इन 10 हिस्सों से ही कंट्रोल होती है। ब्रेन के बाहर कोई टैलेंट नहीं है। जहां भी ईश्वर अधिक टैलेंट देता है ब्रेन में, वहां न्यूरॉन डेंसिटी बढ़ती है। न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के सेल्स, ज़्यादा सेल्स एक जगह जमा होते हैं। ज़्यादा सेल्स एक जगह जमा हो तो सेल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो फास्ट होती है। ज़्यादा सेल्स एक जगह हो तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन 2 बातों को हम टैलेंट समझते हैं, प्रतिभा समझते हैं। तो जहां प्रतिभा ज़्यादा होगी, टैलेंट ज़्यादा होगा, वहां न्यूरॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और ब्रेन के उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है, उस उंगली में फिंगरप्रिंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब लाइंस नज़दीक नज़दीक होंगी, ज़्यादा लाइंस की संख्या होगी। ब्रेन में जहाँ टैलेंट कम है वहाँ न्यूरॉन डेंसिटी कम होगी, और उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उस उंगली में लाइंस की डेंसिटी कम होगी, फिंगरप्रिंट्स की डेंसिटी कम होगी, लाइंस की संख्या कम होगी। तो इस टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करो तो एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं बच्चे के बारे में। पहली बात कि इस बच्चे में, इसके मस्तिष्क में स्ट्रेंथ कहाँ पर है और वीकनेस कहाँ पर है। हर बच्चे में कोई एरिया स्ट्रांग होता है, कोई एरिया वीक होता है। दूसरी बात, इस ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ की स्पीड क्या है। ब्रेन की ग्रोथ पहले 15 वर्षों में होती है। हर एरिया ब्रेन का अलग स्पीड से ग्रो होता है और हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है। तो इसके ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ की स्पीड क्या है। और तीसरी बात, इसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, सीखने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं। तो बच्चा विजुअल है कि ऑडिटरी है कि किनेस्थेटिक है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए बच्चे के बारे में, तब आप उसके साथ वो एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे उसके ब्रेन की कमजोरी को स्ट्रांग कर सकते हो, स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। उसके लिए हायर स्टडीज चूज कर सकते हो कि सही एरिया इसकी स्टडीज का क्या है। उसके लिए कैरियर चॉइस सही कर सकते हो। दुनिया में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है, जीवन में जितने लोग असफल देखते हैं आपको, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि ईश्वर ने उसको टैलेंट कुछ दिया है, प्रतिभा कुछ दी है, इसने पढ़ाई कुछ और की है, अब काम कुछ और कर रहा है। तो आपके नित्य प्रति के काम में यदि आपकी प्रतिभा यूज नहीं होती, आपका टैलेंट अगर यूज नहीं होता है, तो आप वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। सफल वही व्यक्ति हैं जो अपने काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से, दूसरों से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि पहले समझें कि मुझ में, मेरे बच्चे में प्रतिभा क्या है। उस प्रतिभा को पहले विकास करें उसका सही टेक्निक से, और उसके बाद उसको सही हायर स्टडीज़ में डालें, उससे उसकी प्रतिभा निखरेगी, और उसके बाद उसको सही करियर चॉइस दें। जब आपकी प्रतिभा, आपकी हायर स्टडीज़ और आपका करियर ये अलाइन हो जाते हैं, तब आपके नित्य प्रति के काम में आपकी प्रतिभा अच्छी तरह से यूज़ होने लगती है, और तब आप वो काम दूसरों से अच्छा कर सकते हो, इसलिए आप सफल होते हो। तो एक रिपोर्ट में 10 मिनट में समझा दूंगा आपको, इससे थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी का समझ में आ जाएगा ज्ञान। तो ये जो प्रीफ्रंटल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन प्रीफ्रंटल, ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। ये बिजनेस मैनेजमेंट के गुण हैं। राइट ब्रेन प्रीफ्रंटल ये कंट्रोल करता है लीडरशिप, क्रिएशन, मतलब ज़मीन से कोई चीज़ खड़ी करने की क्षमता,
और विजनरी क्वालिटी मतलब दूरदृष्टि, ये बिजनेस लीडर्स के गुण हैं। लेफ्ट ब्रेन है बिजनेस मैनेजर्स के गुण, राइट ब्रेन प्रीफ्रंटल है बिजनेस लीडर्स के गुण। पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन, ये जो 10% एरिया है, ये कंट्रोल करता है एकेडमिक्स, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये 10% एरिया है जो लॉजिक और लैंग्वेज एबिलिटी को कंट्रोल करता है। लॉजिक मतलब मैथ्स और साइंस, लैंग्वेज मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी आप पढ़ाते हो। तो ये स्कूल कॉलेज का केवल 10% एरिया है, बाकी 90% ब्रेन का स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। पोस्ट फ्रंटल राइट ब्रेन ये कंट्रोल करता है स्पेशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। स्पेस मतलब जगह, जगह को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स में होती है या इंटीरियर डिजाइनर्स में होती है। और क्रिएटिविटी मतलब नए नए आइडियाज जनरेट करने की कैपेसिटी। ये तालू के दोनों तरफ लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब वो काम जो हम उंगलियों से करते हैं, उंगलियों पे कंट्रोल। राइट ब्रेन तालू के साइड का कंट्रोल करता है ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब वो चीज़ें जो हम पूरे शरीर से करते हैं, जैसे डांस है, स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक्स है, गेम्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं, जूडो कराटे हैं, योगासन है, ये सब ग्रोस मोटर स्किल्स। दोनों कानों के बीच में दो हिस्से हैं, टेम्परल ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन टेम्परल ये कंट्रोल करता है सुन के समझने की क्षमता। तो जिसका ये स्ट्रांग होगा उसको 7 सुर समझ में आएंगे, लय, ताल, राग, धुन, ये सब समझ में आएगा। राइट ब्रेन कंट्रोल करता है बोल के समझाने की क्षमता, किसी को इंस्पायर करने की क्षमता, किसी को मोटिवेट करने की क्षमता, किसी को कन्विंस करने की क्षमता। आवाज पे कंट्रोल, टोनैलिटी, मॉड्यूलेशन, पेस, पॉज, पिच, पंक्चुएशन, ये राइट ब्रेन टेम्परल है। दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन ऑक्सीपिटल कंट्रोल करता है ऑब्जर्वेशन, देख के पढ़ के समझने की क्षमता, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना की शक्ति। ये 10 हिस्से हैं ब्रेन के जो अलग अलग टैलेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने टैलेंट क्या दिया है। थोड़ा सा नीचे ला लीजिए इसको। हाँ, तो लेफ्ट साइड में जो ब्रेन के पिक्चर के लेफ्ट साइड में नीचे 2 हिस्से हैं वो प्री फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन है, ऊपर 2 हिस्से हैं वो पोस्ट फ्रंटल ब्रेन हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट ब्रेन, राइट वाला राइट ब्रेन। नहीं ठीक है, आई थिंक यू आर ओके। ये जो ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड में है ये पैराइटल ब्रेन है, तालू के दोनों तरफ का हिस्सा। नीचे वाला जो है सबसे नीचे वो दोनों कानों के बीच में टेम्परल ब्रेन है। दोनों आंखों के पीछे बीच वाला दो हिस्से हैं ये ऑक्सीपिटल ब्रेन है। तो ये 10 ब्रेन्स के पोर्शन में कनेक्टेड उंगलियों में जो लाइंस की संख्या है वो वहां पर दी हुई है। ये जन्म के समय की क्षमता है, और ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें पहली लाइन में ये जन्म के समय की क्षमता दी हुई है। आप वहां देखिए, लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5 लिखा है, राइट ब्रेन 1 2 3 4 5 लिखा है। तो लेफ्ट ब्रेन 1 के नीचे पहली लाइन देखिए 11.39 है, वहां पर वो पहला हिस्सा लेफ्ट वाला 11.39 है। पहला राइट वाला हिस्सा 12.42 है, तो राइट ब्रेन में 1 के नीचे पहली लाइन में 12.42 लिखा है। सेकेंड लेफ्ट 14.04 है ऊपर, यहां सेकेंड लेफ्ट पहली लाइन के अंदर 14.04 लिखा है। सेकेंड राइट 14.03 है, 63 है, तो सेकेंड राइट के नीचे पहली लाइन में 14.63 लिखा है। तो पहली लाइन जो है ये जन्म के समय की जो क्षमता है बच्चे की वो दी हुई है नीचे टेबल में। सेकेंड लाइन जो है वो नर्व ग्रोथ फैक्टर है। नर्व ग्रोथ फैक्टर मतलब ब्रेन के ग्रोथ की स्पीड है। आप देखोगे पहला हिस्सा 20% से ग्रो हो रहा है, फिर वो फोर्थ लेफ्ट वाला 15%, सेकेंड लेफ्ट वाला 68%, फर्स्ट लेफ्ट वाला 15%, सेकेंड राइट वाला 75%, थर्ड लेफ्ट वाला 6%, 8%, फोर्थ लेफ्ट वाला 55%। तो हर हिस्सा अलग स्पीड से, इस बच्चे की स्पीड ग्रोथ की रेट है वो। चला गया क्यों ये? या तो पहला हिस्सा है, पहली लाइन है जन्म के समय की क्षमता, दूसरी लाइन है जन्म से लेकर 15 साल तक की ग्रोथ रेट। ये ब्रेन डेवलपमेंट की पीरियड है, ये ग्रोथ रेट। फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लाइन इज थर्ड लाइन, वो है 15 साल के बाद उसकी ब्रेन की ताकत कितनी हो जाएगी हर हिस्से की, वो थर्ड लाइन है।
सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, पहली लाइन को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर ने जो दिया है वो है आपके बच्चे में। दूसरी लाइन को पालक मल्टीप्लाई कर सकता है, आप जितना चाहो उतना मल्टीप्लाई कर सकते हो दूसरी लाइन को, यदि जन्म के बाद जल्दी से जल्दी आप ब्रेन डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटीज करना शुरू करो। दूसरी लाइन को आप जितना मल्टीप्लाई कर लोगे, तीसरी लाइन उतनी बढ़ जाएगी। आईक्यू बढ़ाने का यह तरीका है। पहली लाइन को आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरी लाइन को आप जितना चाहो उतना मल्टीप्लाई कर सकते हो। जितनी कम उम्र में शुरू करोगे और जितना ज़्यादा इंटेंसली आप ब्रेन डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी करोगे, उतना ज़्यादा आप दूसरी लाइन को बढ़ा सकते हो। That's okay. ऐसे समझा दो। तो आईक्यू बढ़ाने का तरीका यह है, समझ लेना कि पहली लाइन में ईश्वर ने क्या दिया है, दूसरी लाइन उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या है और उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसको जितना बढ़ा लेंगे उतना ज़्यादा वो तीसरी लाइन बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा उसकी आईक्यू बढ़ जाएगी। ये फंडामेंटली ये तरीका है उसकी आईक्यू बढ़ाने का। अब ये बहुत मुश्किल नहीं है, हर माँ कर सकती है, ऐसा काम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझने के लिए आपको जितनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ, करने के लिए भी उतना ही आसान है। तो क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा साइंस है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ कितने लोगों के बच्चे 6 साल से कम के उम्र के हैं? हाथ उठाएंगे। अबाउट 20%, 15-20%, 25%, ओके। और बाकी 6 से 15 के बीच के हैं। तो वो सेकेंड स्लाइड दिखा दीजिए आप। पहले 6 साल में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 7 स्टेजेस से होता है। ये 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की। आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं समझाऊंगा। इसमें कहाँ है, लेजर पॉइंटर है क्या इसमें? माउस है, अच्छा, ओके ओके। तो पहला जो लाइन है ये रेड वाला, ये मेडुला एंड कॉर्ड है। वहाँ लिखा हुआ आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, वो मेडुला एंड कॉर्ड है। ये वो लाल वाली जो लाइन है यहाँ बीच में पिक्चर में, रीढ़ की जो हड्डी है, ये जन्म से लेकर 1 महीने में डेवलप होता है। 1 महीने से 2.5 महीने तक पॉन्स डेवलप होता है। वो ऑरेंज वाला जो पोर्शन है ऊपर, वो डेवलप होता है सेकेंड वाला 1 महीने से 2.5 महीने तक। 2.5 महीने से 7 महीने तक वो येलो वाला पोर्शन मिड ब्रेन डेवलप होता है जो वहाँ पर है। ये 3 हिस्से तो जानवरों में भी होते हैं। जो इंसान के बच्चे को अलग करता है वो ऊपर की 4 हिस्से हैं। ये कॉर्टेक्स है जिसको हम ब्रेन समझते हैं। तो 7 महीने से 12 महीने तक ग्रीन वाला पोर्शन, 12 महीने से 18 महीने तक ब्लू वाला पोर्शन, 18 महीने से 36 महीने तक इंडिगो वाला पोर्शन, और 3 साल से 6 साल तक वायलेट पोर्शन। ये 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की। जितना जल्दी आप ब्रेन को डेवलप कर लोगे उतना ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस होगी। तो ब्रेन को डेवलप करने का तरीका क्या है? एक ही लाइन है, ब्रेन ग्रोज बाय यूज। ब्रेन के जिस हिस्से को आप जितना ज़्यादा यूज करोगे और जितनी कम उम्र में यूज करोगे उतना जल्दी वो हिस्सा ग्रो होगा। तो दिस इज द वे टू ग्रो द ब्रेन। 3 ज्ञानेंद्रियां हैं, 3 कर्मेंद्रियां हैं। 3 ज्ञानेंद्रियां आंखें, कान और स्पर्श, ये ब्रेन का इनपुट है लेफ्ट साइड में जो 3 है। 3 कर्मेंद्रियां हैं राइट साइड में, ये ब्रेन का आउटपुट है। मोबिलिटी मतलब पांव, स्पीच, लैंग्वेज मतलब स्पीच, और मैनुअल मतलब हाथ। ये 3 ब्रेन की आउटपुट्स हैं। तो हर स्टेज के साथ 3 ज्ञानेंद्रियों में और 3 कर्मेंद्रियों में माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं। तो 7 स्टेजेस में एक स्टेज की 6 माइलस्टोन, 42 माइलस्टोन्स डेवलप होती हैं। इन 42 माइलस्टोन्स को आप जितना जल्दी डेवलप कर लोगे उतना अधिक बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मोबिलिटी एक जो कर्मेंद्रियों की एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइलस्टोन क्या है? हाथ और पैर हिलते हैं, शरीर नहीं हिलता। तो क्यों दी होगी ईश्वर ने ये इंटेलिजेंस हाथ और पैर हिलाने की? पेरेंट्स क्या करते हैं या डॉक्टर्स क्या बताते हैं? ब्लैंकेट में लपेट दो, हाथ भी रुक गया, पैर भी रुक गया, सुला दो उसको पीठ के बल, बेचारा छत देख रहा है। ये सबसे बड़ा अत्याचार है। बच्चे को हाथ और पैर हिलाने की क्षमता ईश्वर ने इसलिए दी है कि जितना अधिक उसको आप पेट के बल सुलाओ
उतना जल्दी वो हाथों से ज़मीन को पकड़ेगा, पैरों से अपने आप को ढकेलेगा, रेंगना शुरू करेगा। रेंगना सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बच्चे के लिए पैदा होने के बाद, क्योंकि रेंगने में वो बहुत ऑक्सीजन लेता है और 50% ऑक्सीजन पहले 6 साल में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जाती है, बाकी 50% शरीर को मिलती है। और जितना अधिक उसको आप पेट के बल सुलाओगे उतना जल्दी वो रेंगना शुरू करेगा। जितना अधिक रेंगने की सुविधा दोगे उतना जल्दी एक दिन उसकी समझ में आ जाएगा कि ये पेट को रगड़ के रेंगना मूर्खता है। वो पेट को उठा लेगा अगेंस्ट ग्रेविटी और 2 हाथ और 2 हथेलियों और 2 घुटनों के बल चलने लगेगा। जितना अधिक आप उसको घुटनों के बल चलने की सुविधा दोगे उतना जल्दी वो खड़ा हो जाएगा। ये खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये 4th स्टेज है ब्रेन डेवलपमेंट की, जब 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है बच्चा। और जितना अधिक उसको आप चलने की सुविधा दोगे उतना जल्दी वो चलना शुरू करेगा, उतना जल्दी वो दौड़ना शुरू करेगा। और जितना अधिक दौड़ने की सुविधा दोगे उतना जल्दी वो अपने दोनों पैरों को स्किलफुली यूज़ करने की क्षमता पालेगा। ये 7 माइलस्टोन्स हैं पहले 7 स्टेजेस के। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, हर माँ कर सकती है। उसको पता होना चाहिए कि करना क्या है बस। और ऐसे ही माइलस्टोन सारे 6 एरियाज में, 3 कर्मेंद्रियों में और 3 ज्ञानेंद्रियों में हर माँ कर सकती है। टैलेंट पता चल जाए बच्चे का, उसके बाद उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मुझे करना क्या है, ये आइडियाज मिल जाए माँ को, तो हर माँ कर सकती है। इस तरह से उसका IQ बढ़ाया जाना चाहिए। EQ और SQ, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट, ये भी 15 साल का गेम है। पहले 6 वर्षों में EQ और SQ के बीज डालने पड़ते हैं। 80% काम पहले 6 वर्षों में IQ पे होता है, 20% EQ और SQ पे होता है, सिर्फ बीज डालने पड़ते हैं। और 6 से 15 के बीच में 20% काम IQ बढ़ाने पर होता है, 80% काम EQ और SQ बढ़ाने पर होता है, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाने पर होता है। तो इनिशियल ईयर्स में क्या करना है, पहले 6 साल में, पहले 1.5 साल तो वो माँ का हिस्सा ही है, बहुत डिपेंडेंसी उसकी माँ के साथ ही रहता है वो। तो उसको जितना अधिक क्लोज रखो, जितना अधिक टच में रखो, उतना अच्छा है उसके लिए। जब खड़ा हो जाएगा साल भर का, चलने फिरने लगेगा तो माँ से दूर जाने लगेगा। दूर जाने लगेगा तो 1.5 साल से 3 साल तक वो दूर जाता है, पर उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी है, बार बार मुड़ के देखता है कि माँ पीछे है कि नहीं, मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, माँ संभाल तो नहीं लेगी, तो बार बार सेपरेशन एंग्जाइटी है उसमें। तब उसको धीरे धीरे अलग अपने से होने की उसको मोटिवेशन देनी चाहिए। उसकी आइडेंटिटी डेवलप हो रही है तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप करनी चाहिए उस समय, कि कपड़े तुम चुनो, शूज़ तुम चुनो, तुम्हारी अलमारी ये है, तुम्हारा स्टैंड ये है, तुम्हारे खिलौने हैं। तो उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। 3 से 4.5 साल के बीच में उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, वो उछलने कूदने लगता है, दौड़ने भागने लगता है। तो उसकी कॉम्पिटेंस डेवलप करने का सारा प्रयास करना चाहिए। 4.5 से 6 के बीच में उसकी पावर डेवलप होती है, तो उसको पावरफुल रोल्स देने चाहिए। शरीर में शक्ति डेवलप होने लगती है, तब उसको पावरफुल रोल्स देने चाहिए। तो पहले 6 साल में ये उसका मानसिक विकास, सबकॉन्शियस माइंड पूरा पहले 6 साल में डेवलप होता है। हर चीज़ जो वो देखता है, माँ को और पिता को सुनता है, देखता है और महसूस करता है भावनात्मक रूप से, वो सारे अनुभव उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं और जिंदगी भर ये प्रोग्राम उसकी ज़िंदगी चलाता है। तो पहले 6 वर्षों में वो क्या देखता है, क्या सुनता है और क्या करता है, क्या भावना से महसूस करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। पहले 6 वर्षों में एक भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ। हमारे स्कूल में 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को कोई टीचर अगर बोल देना यू आर ए स्टूपिड फूल, तो हम प्रश्न नहीं करते उसको कि क्यों बोला स्टूपिड फूल उसको, वी जस्ट आस्क हर टू गेट आउट। एक भी नेगेटिव बात नहीं कर सकते आप बच्चे के साथ पहले 6 साल में। एवरीथिंग पॉजिटिव, उसको 100 बार सुनाई देना चाहिए। जीनियस है, वंडरफुल है, एक्सीलेंट है, ब्यूटीफुल है, ग्रेट। वो पहली बार जब भी कुछ करता है, प्रेज हिम। उसकी सारी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की ये होनी चाहिए कि ही इज ए जीनियस। उसको बार बार ये सुनाई देना चाहिए कि वो जो कर रहा है, माइलस्टोन जो रीच हो रहे हैं, पहली बार मुस्कुराता है, ग्रेट, पहली बार खड़े रहता है, वंडरफुल,
पहली बार पहला कदम लेता है, एक्सीलेंट, उसको बार बार ये सुनाई देता। पहले 6 वर्षों में उसका पूरा सबकॉन्शियस प्रोग्राम, आपकी जिंदगी जो आप चला रहे हो ना आज, जिस ढंग से आप चला रहे हो, वो केवल वो पहले 6 साल की प्रोग्रामिंग है जो आपके बचपन में आपकी हुई है। एक ही परिस्थिति में 2 इंसान एक जैसा काम नहीं करते हैं। उस परिस्थिति को दोनों के समझने का तरीका अलग होता है, और जो वो समझते हैं उसके हिसाब से वो एक्शन करते हैं। और क्योंकि उनके एक्शन अलग है, इसलिए उनका रिजल्ट अलग है, क्योंकि उनका प्रोग्राम अलग है, उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी यहीं करके बता देता हूँ। आप अपनी आंखें बंद करिए 10 सेकंड के लिए, मैं एक शब्द बोलूँगा, वो शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है, सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना है। आंखें बंद करिए सिर्फ 10 सेकंड के लिए। मेरा शब्द है पैसा, मनी। पहला विचार क्या आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आंखें खोलिए। आपको बिना पूछे मैं उत्तर दे देता हूं। हर आदमी के मन में अलग विचार आएगा। कोई ये समझेगा पैसा मतलब सारी बुराइयों की जड़। किसी के मन में पहला विचार आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के मन में पहला विचार आएगा सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। किसी के मन में पहला विचार आएगा कि सेविंग करनी चाहिए। किसी के मन में पहला विचार आएगा शॉपिंग करनी चाहिए। परिस्थिति एक ही है, वर्ड एक ही है, पैसा, विचार अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग पैसे के लिए अलग अलग है। पहले 6 वर्षों में जो आपने देखा, सुना, समझा है, जिस ढंग से आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, उस ढंग का आपका प्रोग्राम है। तो परिस्थिति को आप प्रोसेस करते हो अपने प्रोग्राम में, और जो विचार पैदा होता है उसके हिसाब से आप एक्शन करते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पहले 6 साल में होती है, और उस समय जितना पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आप करोगे बच्चे के मन में, उतना उसकी क्षमता अच्छी रहेगी, उतना उसका पावरफुल प्रोग्राम रहेगा, उतने उसके विचार अच्छी क्वालिटी के आएंगे उसको एडल्ट लाइफ में। तो पहले 6 वर्षों में प्रोग्रामिंग है। उसके बाद 6 से 15 साल तक उसको डिसिप्लिन करना है। चाणक्य का बहुत सुंदर श्लोक है गृहस्थ सूत्र में, पेरेंटिंग के बारे में बहुत सुंदर श्लोक कहा है चाणक्य ने। लालयेत 5 वर्षेषु 10 वर्षेषु दंडयेत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। पेरेंटिंग का बाइबल है ये। लालयेत 5 वर्षेषु, पहले 5 साल में प्यार ही करो, प्रशंसा ही करो। 10 वर्षेषु दंडयेत, अगले 10 साल अनुशासन दो, आवश्यक हो तो दंड देकर। चाणक्य का दंड क्या है? पहले 5 सालों में इतना प्यार करो कि अगले 10 साल में वो कुछ गलती करे तो मां के चेहरे की मुस्कान 1 मिलीमीटर कम हो जाए तो उसकी रात की नींद हराम हो जानी चाहिए। पिता के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाए तो उसको संकोच होना चाहिए वो काम करने में। इतना बॉन्ड ऑफ लव उसके साथ होना चाहिए पहले 5 साल में कि अगले 10 साल में अनुशासन उस लव के उस प्रेम से होना चाहिए। प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। 16 साल का हो जाए, देन ट्रीट योर सन लाइक योर फ्रेंड, ट्रीट योर चाइल्ड लाइक योर फ्रेंड। मित्रों के जैसा उसके साथ व्यवहार करो जब वो 16 साल का हो जाए। पर ये 6 से 16 के बीच का डिसिप्लिनिंग जो है, अनुशासन जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें EQ और SQ डेवलप होता है। पहले 6 साल में तो EQ और SQ के बीज डालते हो, 6 से 16 के बीच में EQ और SQ डेवलप करना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पेरेंट की है, यू मस्ट बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे का आपको सबसे अच्छा मित्र आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सबसे अधिक जरूरत पेरेंट की कब होगी? उसको पेरेंट की सबसे अधिक जरूरत तब होगी जब उसको कोई मुश्किल पड़ रही है, जब उसको स्कूल में कोई सता रहा है, या जब उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, या जब उसको कोई पीड़ा दे रहा है, या जब लड़की कोई छेड़ रहा है, जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ व्यवस्थित नहीं है, तब उसको पेरेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि पेरेंट उसका सबसे बड़ा फ्रेंड नहीं है, सबसे अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो वो अपनी मुश्किल आपको आके सुनाएगा ही नहीं।
वो किसको सुनाएगा मुश्किल? जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो उसका सबसे अच्छा मित्र है। जब उसको आपकी पेरेंट्स की अपेक्षा क्या होती है कि बच्चा आए तो मेडल लेके आए, हार पहन के आए, प्राइज लेके आए, सर्टिफिकेट लेके आए। अरे वो जब सब सही हो रहा है उसके साथ, तब आपकी क्या ज़रूरत है? उसको सब सही है उसके साथ। उसको पेरेंट की आवश्यकता तब है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जब उसको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, जब वो फेल हो रहा है, जब कोई टीचर उसको मार रहा है, डांट रहा है, या कोई उसको पीड़ा दे रहा है, तब उसको आवश्यकता है। वो अपनी मुश्किल आपको तभी बताएगा व्हेन यू आर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो पेरेंटिंग का पहला रूल यह है, एनकरेज द फ्लो ऑफ बैड न्यूज। ये लीडरशिप का रूल है। हम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं कॉर्पोरेट्स में, तो पहले लीडर्स को ही सिखाते हैं, एनकरेज द फ्लो ऑफ बैड न्यूज। अच्छी खबर है उसकी आपको खबर नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बुरी खबर आपको नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आपको बुरी खबर मिलेगी तब तक बहुत डैमेज हो जाएगा। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है या जब आपके बच्चे की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले वो आपको बताए तो आप कुछ कर सकते हो उसके लिए। यदि आपको नहीं बताएगा वो सबसे पहले, तो आप क्या करोगे उसके लिए? तो ये महत्वपूर्ण है, बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर चाइल्ड। सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो, कभी कंपेयर मत करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं किसके साथ? जिसके स्कोर्स अच्छे हैं, जिसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक आया है। हम उसको बोलते देख उसको 100% मार्क्स आए मैथ्स में, तेरे देख 75 है। मैं जो अभी रिपोर्ट बता रहा था आपको, इसके पहले वाली स्लाइड देखेंगे? एक मिनट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ। एक खामगांव करके जगह है महाराष्ट्र में। आज से कोई 5-7 साल पहले मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ पर ये कैंप किया था ये टेस्ट करने का। जो ऊपर लेफ्ट वाला है, लॉजिकल एंड लैंग्वेज एबिलिटी वाला, ये पढ़ाई लिखाई वाला एरिया है। एक 13-14 साल का लड़का था, उसका टेस्ट मैंने किया और ये उसका वीक एरिया था। नीचे का मैनेजमेंट और लीडरशिप वाला एरिया बहुत स्ट्रांग था उसका, पर ऊपर का वो लैंग्वेज और लॉजिक वाला एरिया बहुत वीक था। तो मैंने उसको रिपोर्ट देखते मैंने पूछा तुम्हारा परसेंटेज कितना आता है? 45-50% आते हैं कि नहीं आते हैं? एकदम से उसकी सूरत छोटी हो गई। मैंने बोला उदास होने की क्या बात है? तो उसने बोला उदास होने की तो बात है ना सर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पर इतने 50% 45% ही आते हैं। तो मैंने पर उदास होने की क्या बात है? तो बोले उदास होने की बात है, टीचर्स डांटते हैं, घर में पेरेंट्स डांटते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो उदास तो होने की बात है। मैंने कहा बिल्कुल उदास होने की बात नहीं है। उसको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारे क्लास में फर्स्ट रैंक किसका आता है? तो उसने कोई बच्चे का नाम बताया। मैंने पूछा उसको क्या परसेंटेज आता है? तो उसने बोला आउट ऑफ आते हैं। हमारे यहाँ आउट ऑफ कंफ्यूज हो जाता है। आउट ऑफ का मतलब महाराष्ट्र में होता है कि 100% आते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मान लो वो 10th क्लास में गोल्ड मेडल लेके पास हो गया तो क्या होगा? तो बोले क्या होगा, उसको बहुत अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी। मैंने बोला ठीक है, वो जूनियर कॉलेज 12th में भी गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, पास हो गया, तो फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, वो IIT में जाएगा। मैंने बोला IIT में भी गोल्ड मेडल लेके पास हो गया तो फिर क्या होगा? बोले फिर उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर मैंने उसको प्रश्न पूछा कि बहुत अच्छी नौकरी उसको कौन देगा? तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने बोला, थोड़ा सोच के बोला बहुत अच्छी नौकरी उसको कंपनी वाले नौकरी देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी नौकरी उसको कंपनी वाले देंगे। कंपनी कौन लगाएगा? वो कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला कंपनी तुम लगाओगे, क्योंकि तुम्हारा मैनेजमेंट और लीडरशिप अच्छा है। तुम नौकरी देने वाले हो, नौकरी मांगने वाले नहीं हो। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा पास हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, पर लीडरशिप अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो नौकरी देगा लोगों को। 7 साल में पहली बार वो बच्चा मुस्कुराया। उसकी माँ रो दी, वहाँ पर आंखों में आंसू थे। उसने कहा मैंने कभी इसको मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं पिछले 6-7 साल। हम कितना अत्याचार करते हैं बच्चों के साथ। मछली को अगर आप बोलोगे कि कंपटीशन है वृक्ष पे चढ़ने का और सारे जानवर जो सबसे जल्दी चढ़ेगा वृक्ष पे वो फर्स्ट प्राइज लेगा, तो बंदर को गोल्ड मेडल मिलेगा ना, मछली को थोड़ी मिलेगा गोल्ड मेडल। आप तैरने का बताओगे कंपटीशन, तो मछली को गोल्ड मेडल मिलेगा, बंदर फेल हो जाएगा।
तो हम एक क्षमता पे, रिपोर्ट में हमारे को जो मैथ्स और साइंस की और लैंग्वेजेस के नंबर्स दिखते हैं, उसके बेसिस के ऊपर अपने बच्चों को जज करते हैं। अरे किसी में पढ़ाई लिखाई की क्षमता होगी, किसी में लीडरशिप की होगी, किसी में मैनेजमेंट की होगी, कोई ग्रेट पेंटर बन सकता है, कोई ग्रेट आर्टिस्ट बन सकता है, कोई ग्रेट स्पोर्ट्समैन बन सकता है। सचिन तेंदुलकर जीनियस है ना, 8th क्लास में फेल हो गए थे, पर जीनियस हैं। धीरूभाई अंबानी को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, JRD टाटा को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, जमुना दास बजाज को गोल्ड मेडल नहीं मिला, बिरला जी को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। उनके पास 10-10 हज़ार PhD काम करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट काम करते हैं, क्योंकि लीडरशिप है, मैनेजरियल स्किल्स है। AR रहमान जीनियस है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। तो जीनियस तो हर क्षेत्र में हो सकता है आदमी। सबसे बड़ा वकील भी जीनियस हो सकता है, वो थोड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको बोलने की क्षमता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग है। तो क्या स्किल है मेरे बच्चे में? आप कंपेयर मत करो उसके दूसरे के साथ। कंपेयर करना हो, उसको मोटिवेट करना हो, तो उसके अपने स्वयं के पिछले स्कोर से कंपेयर करो कि पिछले एग्जाम में तुमको 60% आए थे, इस बार 65% ट्राई करना है। यह कंपैरिजन ठीक है, कंपेयर हिम विथ हिज ओन पास्ट। पर दूसरे के साथ कंपेयर करके आप उसकी पूरी कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हो, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर रहे हो। यह बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसकी क्षमता कुछ और है, वो अपने ढंग का जीनियस है, वो अपने क्षेत्र में जीनियस बनेगा। आपको केवल उसका क्षेत्र पहचानना है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन एल्स। ये सबसे बड़ा अत्याचार करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करके। वो समझते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं, पर एक्चुअली उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर रहे हैं उसमें। तो फर्स्ट बात मैंने कही, एनकरेज द फ्लो ऑफ बैड न्यूज, बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। और सेकेंड बात, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन एल्स। थर्ड बात, विशेष करके टीन एज में, अगर 12-13 के बाद की जो उम्र है, 15, 16, 17, 18 तक की, ये बहुत कंफ्यूजन की उम्र है। अब इसमें बच्चे आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये जो 13 से 16, 17 तक की उम्र है, इसमें धीरे धीरे आज़ादी देनी पड़ती है और धीरे धीरे कंट्रोल कम करना पड़ता है। वो एक स्विच नहीं आएगा, 16 साल का हो गया तो अब उससे बड़ा हो गया तो अब उसको ट्रीट हिम लाइक ए फ्रेंड। मैंने बोल दिया कि पुत्र मित्र वत आचरेत, तो ऐसा नहीं है कि 16वें बर्थडे के दिन सडनली उसको गले लगाओ, बोलो आज से तुम मैं दोस्त हो गए। नहीं, ये 12-13 से धीरे 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 5-6 साल में होना पड़ेगा। ये धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे आज़ादी बढ़ानी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा ये। और यहाँ पर पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इन लोगों की सोच अलग है आजकल के बच्चों की। आप में और आपके बच्चे में जानते हैं कितने जनरेशन्स का गैप है? कम से कम 4 जनरेशन्स का गैप है आप में और आपके बच्चे में, क्योंकि हर 4 साल में नॉलेज डबल हो रहा है। इस समय हर 4 साल में नॉलेज डबल हो रहा है, हर 4 साल में एक नई पीढ़ी आ रही है। तो अगर आपके और आपके बच्चे में 16, 18, 20 साल का गैप है, तो कम से कम 4-5 जनरेशन्स का गैप है। आपके और आपके पिताजी में शायद 1 जनरेशन का गैप था, पर आपके और आपके बच्चे में 4-5 जनरेशन्स का गैप है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चियां आती हैं, 16 साल की बच्ची अपनी 13 साल की 12 साल की बहन उसको बोलती है 16 साल वाली को, यू आर ओल्ड फैशन, हैकनेड। 12 साल की बच्ची बोलती है 16 साल वाली को कि तू ओल्ड फैशन है। हर 4 साल में एक नई जनरेशन आ रही है, तो उनकी सोच आपके समझ के बाहर है। तो आपको उनके लेवल पर जाकर उनको समझने के लिए एक मील जरूर उनके साथ करना चाहिए, एक भोजन उनके साथ करना चाहिए। और उनको खुलना है, अगर खोलना है उनके मन की बात आपके सामने, तो पहले आपको अपने मन की बात खोलनी पड़ेगी। मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, 11-12 साल के बाद में जब बच्चे साथ में बैठे आपके डाइनिंग टेबल पे, तो माँ बाप शेयर करें कि पिछले 24 घंटे में उनके साथ सबसे अच्छी घटना क्या हुई, सबसे बुरी घटना क्या हुई, और उन्होंने उससे क्या सीखा। पहले महीना, 1.5 महीना, 2 महीने माँ को बाप को शेयर करना चाहिए बच्चों के साथ। तब उनमें कॉन्फिडेंस आएगी कि अरे हम भी शेयर कर सकते हैं। जब मेरे पिताजी शेयर करते हैं मेरे साथ अपनी अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी घटना पिछले दिन की, तो मैं भी अपनी अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात शेयर कर सकता हूँ। पहले महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो तारतम्य बिठा के फिर धीरे धीरे उनको इनकरेज करना चाहिए कि अब तुम बताओ तुम्हारे साथ सबसे अच्छी घटना क्या हुई।
तुम बताओ तुम्हारे साथ सबसे बुरी घटना क्या हुई और तुमने उससे क्या सीखा। वो जब बताएगा तब आपको समझ में आएगा कि उसका सोचने का तरीका क्या है, वो जिंदगी को किस ढंग से समझता है। आज आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके बच्चे कैसे देखते हैं लाइफ को, और इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूँ, हैदराबाद में आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर। 3 दिन पहले की बात है, 9 तारीख को रिसेप्शन था शाम को हमारे एक जान पहचान वालों के लड़की का। उसके 2 दिन पहले से लड़के वाले और लड़की वाले फार्म हाउस में एक ही जगह 150 आदमी दोनों तरफ के मिला के 250-300 आदमी रह रहे थे फार्म हाउस में एक ही जगह पे। तो उनकी सगाई हुई, उनका संगीत हुआ, हमारे लोगों में विनायक की पूजा होती है वो हुआ, घी पिलाई होती है वो हुआ, हल्दी हुई, सब हुआ, मेहंदी हुई, हल्दी हुई, सब हुआ पहले 2 दिनों में सबका जॉइंटली। 9 तारीख की शाम को उनका रिसेप्शन था, लड़के का रिसेप्शन था। तो 1200 लोग आए थे रिसेप्शन में, मैं भी उस पार्टी में गया था। 10 तारीख को सुबह 7 बजे उनकी शादी थी, फेरे होने वाले थे। 10 तारीख को दोपहर को पता चला कि शादी हुई नहीं। पता किया कि क्या हो गया, तो लास्ट मिनट पे लड़के और लड़की ने डिसाइड किया कि हम शादी नहीं करेंगे। रिसेप्शन में 1200 लोग आ गए, खाना खा पी के चले गए, सगाई हो गई, मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, संगीत हो गया, सब हो गया। रिसेप्शन में 11 बजे तक हम लोग थे, वो आए नहीं, लड़का लड़की आए नहीं रिसेप्शन में। तो हमने समझा कि वो ब्यूटी पार्लर वगैरह का उनका चक्कर चलता है, तो तैयार वगैरह हो रहे होंगे, आएंगे आधे घंटे बाद। तो 11, साढ़े 10, 11 बजे सब लोग खा पी के चले गए। अगले दिन पता चला कि शादी नहीं हुई। मतलब माँ बाप को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है, उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी को देखने का, सोचने का, समझने का तरीका क्या है। कम से कम एक भोजन साथ में होना चाहिए जिस भोजन में तन मन की बात हो। माँ बाप अपने तन मन के पहले सुनाएं उनको, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि उसमें से क्या अच्छा सीखा, क्या बुरा सीखा। और जब उनमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरे माँ बाप के साथ मैं अपनी अच्छी बुरी बातें सब शेयर कर सकता हूँ, तब उनको शेयर करने के लिए इनकरेज करें। तब आपको समझ में आएगा कि उनका समझने का तरीका क्या है। तब आप उसको धीरे धीरे थोड़ा रिफाइन कर सकोगे, धीरे धीरे थोड़ा समझा सकोगे। और ये जो आज़ादी बढ़ाने का और कंट्रोल छोड़ने का पीरियड है ना 4-5 साल का, ये सबसे डेंजरस पीरियड है। एक साथ नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। मुझे याद है एक घटना मेरे अपने जीवन की, लास्ट में बोलूँगा, पहले थोड़ा सा इन 4-5 साल, 3-4 साल से लेकर 7-8-9 साल तक एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको करनी चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात है स्टोरी टेलिंग। कहानियाँ सुनानी चाहिए। हमारी स्कूल में हम ये काम नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक करते हैं। 13 साल तक प्रतिवर्ष 200 वर्किंग डेज होते हैं। हमारे बच्चों के दिन की शुरुआत एक कहानी सुन के होती है। उनके जो स्क्रीन लगा है उनके क्लासरूम में, उसमें एक कहानी उनको सुनाई देती है, दिखाई देती है। उस कहानी में क्या समझने की बात है, क्या अर्थ है समझने के लिए, जीवन के लिए क्या संदेश है, और उसको ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना चाहिए, 1-2 उसके टिप्स एंड में मिलते हैं। ऐसा उसको 200 कहानियाँ साल भर में, और ऐसा 13 साल तक 2,500-3 हज़ार कहानियाँ उसको सुनाई जाती हैं। उसका पूरा चरित्र निर्माण इस एक बात से हो जाता है। मुझे मालूम है, मेरी माँ ने, जब मैं 6-7 साल का था, ये 2 बातें मैं सुनाऊंगा मेरी माँ की, क्योंकि मैं तो जो कुछ हूँ आज मेरी माँ की वजह से हूँ। इसलिए मेरी स्कूल का नाम भी कौशल्या ग्लोबल है। कौशल्या मेरी माँ का है, नाम है। 6-7 साल का था, मेरी माँ ने कहानी सुनाई थी मुझे, महाभारत की कहानी सुनाई थी। मुझे पता नहीं है महाभारत के बारे में आप लोगों को कितना पता है, क्या पता है। दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है। रविंद्रनाथ टैगोर को जब गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, तो नोबेल कमेटी में किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, और प्राइज़ लेने गए, कि आपकी दृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है, शेक्सपियर है कि कालिदास है? क्योंकि उस समय तक लोग समझते थे कि या तो शेक्सपियर या कालिदास दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यकार है। टैगोर ने उनको देखा और कहा दोनों भी नहीं है। आश्चर्य हुआ कमेटी वालों को, तो उन्होंने पूछा कि फिर कौन है? टैगोर ने कहा वेद व्यास है। आश्चर्यचकित हो गए, उनको पता भी नहीं था वेद व्यास कौन है। तो उन्होंने पूछा कौन है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें की। एक जो ग्रंथ लिखा महाभारत, उस एक ग्रंथ में इतने चरित्र हैं और जीवन के इतने रंग हैं, इतने इमोशंस हैं, कि शेक्सपियर और कालिदास के सारे नाटकों में मिला के भी उतने चरित्र नहीं है जितना उनकी एक कहानी में है।
ऐसा महान ग्रंथ है ज़िंदगी के लिए। मेरी माँ महाभारत की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई करती थी, और बहुत सी कहानियाँ हम हमारे स्कूल में भी उसी ढंग की सुनाते हैं। एक बार उन्होंने युधिष्ठिर की कहानी सुनाई मेरे को, पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद में कहा सबसे बड़ी बात युधिष्ठिर की ज़िंदगी में समझने की ये है कि सबसे महान व्यक्तित्व था, बहुत वैल्यूज़, जीवन मूल्य उनके इतने ऊंचे थे, इतने सत्यवादी थे, इतने धर्मराज थे कि उनके बराबर का व्यक्तित्व कल्पना करना मुश्किल है। इतना अच्छा इंसान, सिर्फ एक कमी थी, जुआ खेलते थे, और इस एक कमी की वजह से पूरा महाभारत हुआ। तो जिंदगी में समझने की तुम्हारे लिए बात यह है कि तुम्हें 1000 अच्छाइयां होंगी, एक कमी आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक कमी आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उस बोल दिया उन्होंने, मैंने सुन लिया, 6-7 साल का था, मन में कहीं रह गई बात मेरे। मैं बड़ा हुआ, 2 साल में जालना में था, 72 से 74 के बीच में मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की वहाँ से। तो हॉस्टल में रहते थे, और उस समय ये हिप्पी कल्चर बहुत था, तो गोवा से ड्रग्स आते थे। तो वो पहले फ्री में देते थे, बाद में थोड़ा पैसा लेते थे, बाद में थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते थे, बाद में कपड़े उतार लेते थे। तो ये उनका सिस्टम था। तो मेरा जो रूममेट था वो ड्रग्स लेता था, हॉस्टल में हम दोनों साथ रहते थे, वो ड्रग्स लेता था, और वो मुझे रोज़ ललचाता कि थोड़ा लेके देख, थोड़ा लेके देख, थोड़ा लेके देख, और मैं बार बार रेजिस्ट करता उसको कि नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना है। एक दिन तो उसने बहुत नॉवेल तरीके से मेरे को अट्रैक्ट किया। उसने बोला कि तुम कश्मीर गए हो? मैंने बोला हाँ गया हूँ। डल झील देखी है? मैंने हाँ देखी है। शिकारे में बैठे हो? मैंने हाँ बैठा हूँ। बोले कश्मीर की डल झील के शिकारे में बैठ के आसपास की बर्फीली पहाड़ियों को देखने में कितना आनंद आता है। मैंने कहा बहुत आनंद आता है। उसने कहा उस आनंद को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, उतना आनंद इस एक पुड़िया में आएगा। मैं तो ललचा गया, मैंने पुड़िया ले ली उसके हाथ से। अब मैं लेने ही वाला था कि मन में एक बिजली कौन थी, माँ ने जो कहानी सुनाई थी युधिष्ठिर की कि 1000 अच्छाइयाँ होंगी तुम में, एक बुराई अगर आ गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ तक ली हुई पुड़िया मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मुझे नहीं लेना है। आप जो कहानियाँ सुनाओगे अपने बच्चों को, उनके मन में, उनकी ज़िंदगी में उस लेसन का क्या असर कब आएगा और कहाँ वो काम आएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। तो हमारे करिकुलम में तो हम 2,500-3 हज़ार कहानियाँ सुनाते हैं, और हर बार उनको अप्लाई करने के लिए उस कहानी का क्या अर्थ है, लेसन क्या है, और ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करना है, ये उनको चरित्र निर्माण के लिए एक रास्ता है। ऐसे बहुत सी तरीके हैं, पर एक रास्ता है। हमारे यहाँ एक इंडिया कल्चर सेंटर भी है स्कूल में, जिसमें हम सारी भारतीय संस्कृति की बातें सिखाते हैं, कैसे हम इतने गौरवशाली इतिहास की धरोहर हमारे पास है। आप लोगों को भी क्या कितना पता है मुझे पता नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी संस्कृति में जो रिचनेस है हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे में रिचनेस क्या है। 300 साल पहले तक मैंने बोला ना कि पृथ्वी फ्लैट है, ऐसा साइंटिस्ट समझते थे। हमारे यहाँ तो 5000 साल पहले से उन्होंने बताया हुआ है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। तो चंद्र ग्रहण का समय और सूर्य ग्रहण का समय 5000 साल पहले लिखने के लिए उनको क्या ज्ञान आवश्यक था? उनको यह पता था कि पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, चंद्र गोल है। उनको यह पता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता। साइंटिस्ट ये समझते थे 400 साल पहले तक। पहली बार गैलीलियो ने जब बोला कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है, तो उसको फांसी पे लटका दिया था 1633 में। तो इनको यह पता था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इनको यह पता था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इनको यह पता था कि चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है और पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है। क्योंकि इतना सब पता होगा, और किस स्पीड से वो घूमते हैं एक दूसरे के चारों ओर ये पता होगा, एंगुलर वेलोसिटी पता होगी, तब उनको समझ में आएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है, और वो सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। उनको यह पता था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी कब आती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, तब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती चंद्रमा पर, तब चंद्र ग्रहण होता है। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड कैलकुलेशन करने वाले मनीषी वो 5,000 वर्ष पहले पंचांगों में लिखा है। तो कितना ज्ञान होगा उनके पास।
तो हमने तो संस्कृति केंद्र बनाया हुआ जिसमें हम सारी ये बातें बताते हैं कि कितना रिच कल्चर है इस देश का। ये सिखाना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को। और फिर वो जो टीनेज वाला है, वो एक लास्ट कहानी बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ना है और आज़ादी धीरे धीरे बढ़ानी है। मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं शायद 15 साल का था या 16 साल का रहा होगा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, और स्कूल से कॉलेज में पहली बार आज़ादी मिली तो फिर थोड़ा दोस्तों के साथ गपशप भी करते थे, कभी फिल्म भी जाते थे और कभी कभी लेट घर को आते थे। मैं मेरी माँ की अकेली संतान हूँ, मेरे भाई बहन नहीं, और मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैं 1.5 साल का था। तो माँ ने बहुत प्यार से बड़ा किया, बहुत मेरे ऊपर उनका असर भी था, मेरा भी असर उनके ऊपर बहुत था, तो वो बहुत ध्यान रखती थी मेरा। तो करती क्या थी कि जब भी मैं लेट आता शाम को, अंधेरे के बाद 6-7 बजे के बाद अगर कभी घर आता, दरवाज़ा नॉक करता, वो दरवाज़ा खोलती, मैं अंदर जाता, वो मेरे पीछे दरवाज़ा बंद करती। इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या करती, जैसे ही मैं उनको पास करता हूँ उनके नज़दीक से, वो धीरे से अपनी नाक मेरे मुंह के पास लाकर सूंघने का प्रयास करती। दिन में आता तो कभी नहीं करती, जब भी शाम को लेट आता तो वो सूंघने का प्रयास करते। मैं भी उनका ही बेटा था, मेरे को मालूम था वो क्या कर रही हैं। तो एक दिन दोस्तों से लड़ झगड़ के थोड़ा गर्मा गर्म दिमाग से मैं घर आया और माँ ने दरवाज़ा खोला और फिर वही सूंघने का प्रयास किया। मैं भड़क गया। मैंने बोला, क्या क्या सूंघती हो तुम रोज़ मेरे को? शराब पी के आया हूँ, सिगरेट पी के आया हूँ, क्या समझती हो? भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? मेरी माँ ने दरवाज़ा बंद किया, उंगली पकड़ी, बोला अंदर चल। अंदर ले गई, बैठा दिया मुझको। बैठा के फिर मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर तो पूरा ही भरोसा है क्योंकि तुम मेरा ही खून हो, पर तुम्हारे आसपास ये जो दुनिया है ना, इसके ऊपर भरोसा नहीं है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पर बुरे लोग भी हैं, और तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुमको समझ में आए कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या और तुम्हारे लिए बुरा क्या है। तो बुरे लोगों का असर तुम पे नहीं हो, इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ता है तुम्हारे को। तुम दिन में आते हो तो मेरे को पता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब शाम को लेट हो जाती है तो मुझे डर लगता है कि किसके साथ थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहीं गलत आदत में तो नहीं पड़ गए। तो इसके लिए चेक करना पड़ता है मेरे को। चेक करना मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मैं करूँगी चेक, तुमको बुरा नहीं मानना है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि तुम सड़क पे जाते हो तो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो पौधों के चारों तरफ एक लोहे की गोल जाली होती है। वो जाली क्यों होती है? क्योंकि पौधा नाजुक है, जानवर खा जाएंगे, उसको डैमेज से बचाने के लिए वो गोल जाली होती है। पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, उसकी जड़ें गहरी चली जाती है ज़मीन में, तब उसको वो गोल जाली की ज़रूरत नहीं रहती। तुम वो पौधे हो और मैं वो जाली हूँ। तुमको दुनिया से बचाना है, इसलिए मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तुम जिस दिन बड़े हो जाओगे, तुम्हारी जड़ें ज़मीन में गहरी चली जाएंगी, तुम स्वयं की ज़िंदगी के निर्णय लेने के काबिल बन जाओगे और उन निर्णयों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारे को चेक नहीं करूँगी। लेकिन जब तक तुम वैसे नहीं बनते तब तक मैं चेक करूँगी और तुमको बुरा नहीं मानना है। ऐसा ये सब समझा कि मेरे मन का बुखार तो उतार दिया। उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने यूज़ किया वो आज तक मैं भूल नहीं सका। उसके बाद उन्होंने कहा मुझसे कि देखो, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो तुम 1.5 साल के थे, और वो मरने से पहले बार बार मुड़ मुड़ के तुम्हारे को देख रहे थे, और मेरे को पता था कि उनकी ज़िंदगी, उनकी जान तुम्हारे में अटकी हुई है, वो शांति से मर नहीं सकेंगे। तो उस दिन मैंने उनको बोला कि आप शांति से जाओ, इसकी चिंता मत करो, इसको मैं बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, इसकी चिंता मत करो, आप जाओ शांति से। उसके बाद मरे वो। पर आज मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हूँ, क्योंकि जो प्रॉमिस मैंने तुम्हारे पिता को दिया था वो पूरा करना अकेली मेरे के बस की बात नहीं है। उसको पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए तुम आज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मेरा तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन खाली जाए। और वो दिन और आज का दिन, शायद 50-55 साल हो गए उस बात को। बहुत बार गलत बातें करने का, गलत चीज़ें करने का मन में लालच आया, पर वो जो प्रॉमिस उसको दी थी माँ को, वो तोड़ने की हिम्मत आज तक नहीं आई। तो हर माँ कर सकती है, अपने बच्चे को सही समय पर सही ढंग से सही सीख दे देना। ये वास्तविक सही पेरेंटिंग है।
क्योंकि वो आपकी सही बात को सही समय पर सही ढंग से उसके दिमाग में चली जाए, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेगा। दिस इज़ राइट पेरेंटिंग। तो ये IQ, EQ और SQ ये अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा लो, तब वो जीनियस बनेगा। और हर माँ अपने बच्चे को जीनियस बना सकती है, केवल उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो ये जो टेस्ट मैं बता रहा था, ये टेस्ट हम करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। तो यहाँ से बैठ के भाई आप कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। आप मेरा एक टेलीफोन नंबर मैं दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। यदि आपको अपने बच्चों के लिए टेस्ट करना हो तो ये 2 मिनट में मैं अपनी बात समझा दूंगा, उसके बाद मेरी बात समाप्त हो जाएगी। किसी को अगर करवाना हो तो ये नंबर है 9395360046 9395360046। ये हमारी स्कूल के डायरेक्टर का नंबर है। हमारे स्कूल में तो बच्चों को एडमिट करते समय ये टेस्ट करते हैं हम, और माँ बाप को समझाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है उनसे। तो ये टेस्ट करवाना हो तो ये आप नंबर लिख लीजिए। आपको अपने बच्चे का नाम, उसकी उम्र, ये 2 चीज़ें मैसेज करनी है इस नंबर के ऊपर। फ़ोन मत करिए, नाम और उम्र बच्चे का मैसेज करिए। वो खुद आपको कॉल करेगी कुछ समय के बाद में। 2-4 घंटे लग सकते हैं कॉल करने के लिए, 6 घंटे लग सकते हैं। और वो आपको प्रोसीजर बताएगी कि कैसे आप फिंगरप्रिंट्स की फ़ोटो लेके उसको भेज सकते हो, और उससे रिपोर्ट जनरेट होगी। और फिर वो रिपोर्ट मैं आपको वीडियो कॉल के द्वारा या व्हाट्सएप कॉल के ऊपर वीडियो कॉल के द्वारा उस रिपोर्ट की काउंसलिंग कर सकता हूँ। तो आपको अपने बच्चों का IQ बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये बात हो सकती है आपके साथ, यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है। 2 साल पहले तक तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी डिस्टेंस से करने की, पर अब आ गई है। तो जिसको करवाना हो करवा सकते। इसकी कोई कॉस्ट भी है, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये कॉस्ट है डिस्टेंस की शायद, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है तो $20 का उसमें कॉस्ट आता है उसका। तो जिसको करवाना हो, ये आप बच्चे का नाम और एज, ये 2 चीज़ें आपको सिर्फ या तो व्हाट्सएप करिए या SMS करिए, दोनों मत करिए, एक ही करिए कुछ भी। और कॉल मत करिए, वो स्वयं आपको कॉल करेगी, आपको प्रोसीजर समझाएगी, आप उसको उस प्रोसीजर के हिसाब से कर सकते हो। तो ये मुझे आपसे कहनी थी अपने मन की बात। बहुत अच्छा लगा मनोरंजन मंडल से ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, मर्दा फाउंडेशन के सहयोग से। हमारे अच्छे मित्र हैं, पूरी फैमिली हमारी बहुत अच्छी प्रेमी फैमिली है, और रोटरी क्लब के सानिध्य से थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर मेरी बातों से आपके बच्चों में थोड़ी सी IQ बढ़ जाए, थोड़ा EQ बढ़ जाए, थोड़ा SQ बढ़ जाए, थोड़ी अच्छी बातें आपको एज ए पेरेंट समझ में आई हों, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना समय बहुत अच्छे काम में लगाया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।